मैंने आपको अभी तक डिग्री ऑफ फ्रीडम सिखा दिया है। अब आगे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के 2 इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस लिखेंगे। इसमें मैं आपको एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जिसका हमसे ज़्यादा काम पड़ेगा। और मान लेता हूँ मैं, इफ़ वाइब्रेशनल मोड्स आर इनएक्टिव, वाइब्रेशन इनएक्टिव मान लिया जाए तो एफ वाइब्रेशन तो 0 हो गया, एफ ट्रांसलेशन 3 होगा, एफ रोटेशन हमेशा 2 या 3 होगा। 2 किसके लिए होगा? लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, और ये किसके लिए होगा? नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। टोटल कितना हो गया? एफ ट्रांसलेशन प्लस एफ रोटेशन प्लस एफ वाइब्रेशन। तो एफ की वैल्यू 5 फॉर लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर मॉलिक्यूल कौन कौन? डाइएटॉमिक H2O2 N2 इसके लिए है ना, या CO2 या C2H6 इनके लिए है ना। जो डाइएटॉमिक तो सभी क्या होंगे? लीनियर ही होंगे, पॉली में ये हो गए। एंड F इज इक्वल टू 6 फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। इतना आप जो है ज़रूर ध्यान रखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। यदि अपनी कोई बहुत सारी बातें नहीं ध्यान रख पा रहे हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यूज़ अपने को ये ध्यान रखना है। 3 मोनोएटॉमिक के लिए, F इज इक्वल टू 5 लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए, एंड F इज इक्वल टू 6 और नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक एंड वाइब्रेशन 0। बस ठीक है। तो आप ऐसे जो है इतना डिग्री ऑफ फ्रीडम ध्यान रख सकते हैं। अब मैं आपको आगे प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ाऊँगा और उसके एप्लीकेशन को देखेंगे। नेक्स्ट बड़ा इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, दैट वाज गिवन बाय मैक्सवेल। बड़ा इम्पोर्टेंट सा रूल होता है, हम इससे एनर्जी निकाल सकते हैं। मैक्सवेल ने क्या बोला कि द टोटल एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज equally distributed in its all degrees of freedom. The total energy of a gas molecule is equally distributed in its all degrees of freedom. ये तो एक बात हो गई, in its all degree of freedom, and for each degree of freedom its value is half kT। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इक्विपार्टीशन प्रिंसिपल हम नहीं प्रूफ कर सकते 10+2 लेवल पर, हमारे बस के बाहर की बात है ना। जब तक हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स नहीं समझते हैं तब तक हम इसको नहीं प्रूफ कर सकते हैं। मैक्सवेल ने क्या बताया कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में एक गैस के मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी है? हाफ kT है। मैं अब यहाँ लिखना चाहता हूँ इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, मतलब एनर्जी ऑफ गैस का मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। U इज इक्वल टू 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना है? हाफ kT है। F डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना हो जाएगा? F/2 kT। ये एक मॉलिक्यूल के लिए है, फॉर 1 मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यदि n है तो F/2 n kT हो जाएगा। ये कितना फार्मूला हो गया? F/2 n kT ये आ जाएगा। किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी हमेशा कितनी होगी? F/2 n kT।
पी वी इज इक्वल टू एन के टी और पी वी इज इक्वल टू एन आर टी दोनों होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी एंड पी वी इज इक्वल टू एन के टी। तो एन के टी की जगह आप एन आर टी भी लिख सकते हैं। सो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ बाई टू एन आर टी, ऐसे बता सकते हैं। सो इंटरनल एनर्जी इतनी आ गई। और यदि आपको यहाँ पर डेल्टा यू लिखना है, सो डेल्टा यू इज इक्वल टू एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी हो जाएगा। मतलब यदि आइडियल गैस है तो उसकी एनर्जी केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगी। जैसे मान लिया ये स्टेट ए है, यहाँ गैस का टेम्परेचर T1 है, ये स्टेट बी है, यहाँ गैस का टेम्परेचर T2 है। अब ए से बी तक जाने के हमारे पास कई पॉसिबल पाथ हो सकते हैं जिनको हम प्रोसेस बोलते हैं। सो मैंने 3 ऐसे प्रोसेस कंसीडर कर लिया। अब मैं एक प्रोसेस में लेना चाहता हूँ डेल्टा U1, दूसरे में डेल्टा U2 एंड तीसरे में डेल्टा U3। आपने को पता है कि डेल्टा टी तो सभी के लिए सेम है, डेल्टा T1 इज इक्वल टू डेल्टा T2 इज इक्वल टू डेल्टा T3। ये तो पैरामीटर है। एक स्टेट में यदि गैस इक्विलिब्रियम पर यहाँ टेम्परेचर T1 है, एक अगले स्टेट में T2 है, तो डेल्टा टी तो जो है T2 माइनस T1 के इक्वल ही होगा सभी के लिए। उसका कोई पाथ से लेना देना नहीं है, ये पाथ वेरिएबल नहीं है, ये मतलब ये जो है उसका पैरामीटर है, किसी एक जगह पर उसके डिफ़ाइन करने का एक वेरिएबल मान सकते हैं आप। तो जब ये बराबर है, सो डेल्टा U1 इज इक्वल टू डेल्टा U2 इज इक्वल टू डेल्टा U3। ये सब आइडियल गैस के लिए है। तो यदि चूँकि हर पाथ के लिए इक्वल है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि U इज ए स्टेट फंक्शन। यदि वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा, हर पाथ के लिए अलग अलग नहीं आ रहा, सभी पाथ के लिए बराबर है, तो हम लोग बोलते हैं कि क्या है, वो स्टेट फंक्शन है। सो फॉर आइडियल गैस U डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर। तो आप ये ध्यान रखिए, U इज इक्वल टू एफ बाई टू एन आर टी। या आप यहाँ पर लिखना चाहें डेल्टा U का काम ज़्यादा पड़ेगा, तो एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। और ये किसके लिए है, फॉर आइडियल गैस। यदि हमारे पास कोई भी आइडियल गैस है तो हम उसके लिए बता सकते हैं। सो अपने को डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़रूर याद होनी चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आप जो है बड़ी छोटी सी बात याद रखिए कि यदि आप वाइब्रेशन नहीं ले रहे हैं, इफ़ यू आर नॉट टेकिंग वाइब्रेशन, देन एफ़ की वैल्यू 3 और 5 और 6। जब तक वाइब्रेशन नहीं लेंगे तब 3, 5, 6 के अलावा कोई और वैल्यू नहीं आएगी। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ यहाँ पर। सो क्वेश्चन ये है, फाइंड इंटरनल एनर्जी, फाइंड इंटरनल एनर्जी ऑफ 2 मोल हीलियम ले लेता हूँ, 2 मोल हीलियम गैस, हीलियम एट 300 केल्विन। ठीक है, बड़ा आसान हो गया यहाँ पर बताना हमारे लिए। n की वैल्यू 2 है, गैस हीलियम है, मोनोटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी, टेम्परेचर इज़ 300 केल्विन। और सो U का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगा, F बाई टू एन आर टी। सो F इज़ 3 बाई टू, N इज़ 2 R एंड T इज़ 300। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो U आ जाएगा 900 R। मैं R की वैल्यू नहीं पुट कर रहा, कभी आपकी R की वैल्यू पुट करना हो तो 8.314 जूल पर मोल केल्विन ये लिखेंगे। यह अप्रॉक्सीमेटली 2 कैलोरी पर मोल केल्विन होता है। कैलोरीमेट्री के अलावा कैलोरी कहीं पर भी यूज हम करते नहीं हैं। तो ये इंटरनल एनर्जी हमने निकाल लिया 2 मोल हीलियम की एट 300 केल्विन। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, फाइंड इंटरनल एनर्जी, फाइंड इंटरनल एनर्जी ऑफ 2 मोल हाइड्रोजन, 2 मोल हाइड्रोजन ना, फर्स्ट एट 300 केल्विन, सेकंड एट 1000 केल्विन। अब आप समझिए, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो डायटॉमिक गैसेस हैं, इनका वाइब्रेशनल मोड्स बहुत जल्दी एक्टिव नहीं होता है। सो वैसे तो इस तरीके से टेम्परेचर नहीं दिया होगा, ये नॉर्मल टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का वाइब्रेशनल मोड एक्टिव नहीं होगा। ये हाई टेम्परेचर है, तो हाई टेम्परेचर पर वाइब्रेशनल मोड एक्टिव जरूर होगा। सो क्वेश्चन में वो लिख देंगे, बट कभी भी हमें इस रेंज का टेम्परेचर दिया हो 1000, 1200, 1500, सो निश्चित रूप से हमें वाइब्रेशन लेना है।
इस तरह के टेम्परेचर रेंज में हमारे लिए बताना मुश्किल होगा कि उसका वाइब्रेशन मोड एक्टिव है या एक्टिव नहीं है, ये गैस टू गैस बदल जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जो गैसेज हैं, ये इनके वाइब्रेशन इतना आसानी से सेटअप नहीं होते हैं। सो मैंने ये हाइड्रोजन लिया है। सो यदि आपको नहीं दिया हो तो लो टेम्परेचर पर आप वाइब्रेशन इनएक्टिव मानेंगे, है ना। ये एक जनरल रूल मैं आपको सिखा रहा हूँ। वैसे तो बुक में लिख देना चाहिए, उनको पूछते समय नहीं लिखा है तो ये इस रेंज का टेम्परेचर है तो इनएक्टिव, और इस रेंज का टेम्परेचर है तो वाइब्रेशन एक्टिव। सो एफ़ की आप वैल्यू लेंगे, एफ़ ट्रांसलेशन प्लस एफ़ रोटेशन प्लस एफ़ वाइब्रेशन। तो ट्रांसलेशन तो 3 होगा, रोटेशन हाइड्रोजन लीनियर है तो 2 होगा, वाइब्रेशन यहाँ पर इनएक्टिव मान लिया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 5। अब मैं लिखूँगा F/2 nRT, और जब आप यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखेंगे तो 5/2 और 2 से 2 कट जाएगा, और T की वैल्यू कितना है, ये मैं लिख ही देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5/2 × 2R एंड T इज़ 300, तो कैंसिल हो जाएगा। तो U की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1500 R आ गई। तो ऐसे आप बता सकते हैं। दूसरे के लिए देख लीजिए आप, यहाँ पर T की जो वैल्यू है 1000 केल्विन है, ये हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर पर वाइब्रेशन जरूर एक्टिव होगा। तो एफ़ ट्रांसलेशन प्लस एफ़ रोटेशन प्लस एफ़ वाइब्रेशन, ट्रांसलेशन 3, रोटेशन 2, वाइब्रेशन। हाइड्रोजन एक लीनियर है, डायटॉमिक है, जिसका केवल एक ही मोड होगा, एक मोड है तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गया। सो इट इज़ 7। अब आप U की वैल्यू लिखेंगे F/2 nRT। F कितना है, 7/2, N की वैल्यू 2R एंड T इज़ 1000, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, 7000R, 7000R की इक्वल होगा। 7000R हो गया। तो ऐसे हम बता सकते हैं 1500R एंड 7000R। सो आप देखिए कि कब हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम लेना है और कब नहीं लेना है। सो नॉर्मल टेम्परेचर पर ट्रांसलेशन रोटेशन तो हम लेंगे ही लेंगे। रह गई बात वाइब्रेशन लेने की, तो यदि नहीं बोलता है कि वाइब्रेशन है तो नहीं लेंगे, और हाई टेम्परेचर है तो वाइब्रेशन हम लेंगे ही लेंगे। सो क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए, है ना। सो मैं आप एक को क्वेश्चन मेंशन करके बताता हूँ। सो यहाँ पर है एट 300 केल्विन 1 मोड ऑफ वाइब्रेशन, 1 मोड ऑफ वाइब्रेशन is active in CO2। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि एट 300 केल्विन 1 मोड ऑफ वाइब्रेशन इज एक्टिव इन CO2। फाइंड इंटरनल एनर्जी ऑफ 2 मोल CO2 एट 300 केल्विन। ठीक है, बहुत आसान है। सो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि T हमारे पास 300 केल्विन है, N कितना दिया है, 2 मोल, 2 मोल दिया ना, तो 2, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, F ट्रांसलेशन, F रोटेशन, F वाइब्रेशन। सो ट्रांसलेशन इज 3 फॉर ऑल, रोटेशन इज 2 फॉर लीनियर, CO2 इज अ लीनियर मॉलिक्यूल, एंड वाइब्रेशन। ये बोल रहा है कि 1 मोड इज एक्टिव, 1 मोड एक्टिव बोला है। यदि 1 मोड एक्टिव है तो 1 मोड एक्टिव हुआ तो हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। सो F की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, 7। अब आप यहाँ पर U निकालेंगे, सो U किसकी इक्वल हो गया, F/2 nRT। सो F इज़ 7/2, N इज इक्वल टू 2R एंड T इज़ 300। सो इसको कैंसिल कर दिया। सो U इज इक्वल टू 2100R। अब थोड़ा सा एक ट्रबल वाली बात ये हो गई हमारे पास कि यहाँ जब मैंने 300 लिया तो उसका वाइब्रेशन यहाँ काउंट किया, लेकिन जब मैंने इसके 300 लिया तो वाइब्रेशन काउंट नहीं किया। इसका रीज़न ये है कि हाइड्रोजन के बॉन्ड ज़्यादा स्टिफ हैं, उनको बहुत आसानी से आप वाइब्रेट नहीं करा सकते हैं, इसलिए 300 पर हाइड्रोजन वाइब्रेशन परफॉर्म नहीं करेगी। ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा से ये सब देखना पड़ेगा, वैसे नहीं बता सकते आप, कोई भी नहीं बता सकता इसको देख करके कि इसका वाइब्रेशन होगा कि नहीं होगा। CO2 है यहाँ क्वेश्चन में लिख रखा है, मान लो कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं करता है कि उसका मोड एक्टिव है तो फिर आप नहीं लेंगे, फिर तो उसको 0 ही मान के लगाएंगे। ये एक जनरल रूल हम लेके चल रहे हैं कि वो बोल देंगे, यदि उनको वाइब्रेशन दिलाना है एग्ज़ाम में तो बता देंगे कि हमें वाइब्रेशन लेना चाहिए, नहीं तो हम
जनरल रूल लेके चलेंगे कि नॉर्मल टेम्परेचर पर। हमें थोड़ा पता है कि एक मोड एक्टिव, 2 मोड एक्टिव है, 3 मोड एक्टिव है, ये तो एग्ज़ाम में पूछने वाले को बताना पड़ेगा कि हमारे कितने वाइब्रेशन मोड एक्टिव और कितने वाइब्रेशन मोड एक्टिव नहीं हैं। सो इस तरीके से हम बता सकते हैं। सो एक क्वेश्चन मैंने आपको ये करा दिया। एक हम और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर ये यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 4 मोल ऑफ ए डाइएटॉमिक गैस इज टेकन in a container at high temperature T, 1 mole gas dissociates. At high temperature T, 1 mole gas dissociates. Find internal energy at temperature T। तो उस T टेम्परेचर पर हमें इंटरनल एनर्जी फाइंड करना है। तो ठीक है, हमारे पास गैस कौन सी है? डाइएटॉमिक है। सो डाइएटॉमिक के कितने मोल है? 4 मोल हैं। हाई टेम्परेचर T पर गया तो क्या बोला कि 1 मोल जो है डिसोसिएट कर गया। सो 1 मोल डिसोसिएट्स। तो डिसोसिएट करके 1 मोल डिसोसिएट करेगा तो 2 मोल जो है मोनोएटॉमिक बनेगा। तो 2 मोल बन गया। 1 मोल डिसोसिएट कर गया तो 3 मोल डाइएटॉमिक बचा। तो अब हमारे पास मिक्सचर में 2 चीज़ें हैं, 3 मोल डाइएटॉमिक है और 1 मोल मोनोएटॉमिक है। ये जो मोनोएटॉमिक है इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 होगा, जो डाइएटॉमिक है इसका होगा 3 + 2 + 2 = 7। 7 क्यों वाइब्रेशन ले लिया? क्योंकि डिसोसिएशन तब तक नहीं होगा जब तक वाइब्रेशन नहीं होगा। पहले जो मॉलिक्यूल के अंदर एटम हैं वो बिगरसली जब तक वाइब्रेट नहीं करेंगे तब तक वो कभी भी मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं कर सकता है। तो यदि उसका डिसोसिएशन हुआ, वैसे तो मैंने यहाँ हाई टेम्परेचर लिख दिया है, यदि हाई टेम्परेचर नहीं भी लिखा है और ये बोलता है कि डिसोसिएट कर जाता है, सो बिना वाइब्रेशन के डिसोसिएशन नहीं हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। सो U = U मोनोएटॉमिक एंड U डाइएटॉमिक। सो मोनोएटॉमिक में देखिए F/2 मतलब 3/2 nRT। कितने मोल हो गए? 2 मोल। तो 2RT प्लस ये कितना है? 7/2 nRT। n है हमारे पास कितना? 3, तो यहाँ हो जाएगा 3RT। सो ऐसे जो है आप इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। सो आप ये देखिए कैंसिल कर दिया जाए, इसको नहीं भी कैंसिल कर दे तो भी वही आ जाता, 6 और ये 21 है तो 27 हो जाएगा। तो 27/2 RT आ गया, 27/2 RT। सो U की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं। सो ऐसे मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन करा दिया जहाँ पर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम का सीधा यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए डिसोसिएट हो रहा है, डिसोसिएट होगा तो अपने को वाइब्रेशन लेना ही होगा। मॉलिक्यूल यदि डिसोसिएट करेगा तो उसके एटम का वाइब्रेशन कभी भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है ना। जब तक वो बहुत जल्द, जैसे मान लेते हैं कि ये है एटम ऐसे जुड़े हुए हैं, तो जब तक एकदम बिगरस वाइब्रेशन नहीं करेगा तब तक मॉलिक्यूल कभी भी डिसोसिएट नहीं कर सकता है। मॉलिक्यूल डिसोसिएट करेगा मतलब एटम्स क्या होंगे? अलग अलग होंगे, ये बताना है। सो अब मैं आपको जो है एक क्वेश्चन मिक्सचर वाला करा देता हूँ, आया हुआ है टेम्परेचर निकालने के लिए। सो इस तरह का भी एक क्वेश्चन लगा लिया जाए। सो मैं मान लेता हूँ गैस A F1N1T1 is mixed with gas B F2N2T2. Find final temperature. ठीक है, तो आप जब मिक्स करेंगे तो मान लेते हैं कि
कहीं पर भी एनर्जी का फ्लो नहीं हो रहा, केवल अब मिक्स कर रहे हैं, बाकी गैस जो है अपने सराउंडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर रही है। तो इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। सो इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी हमारे पास कितनी है, F1/2 N1RT1, ये पहले गैस की, दूसरे की F2/2 N2RT2, और बाद में कितनी हो जाएगी, F1/2 N1RT प्लस F2/2 N2RT, इस तरीके से बता सकते हैं। सो अब देखिए R/2 सब तरफ से कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर कितना होगा, F1 N1T1 प्लस F2 N2T2, और यहाँ पर Ft तो कॉमन हो जाएगा। सो F1 N1 प्लस F2 N2 इज इक्वल टू T हो गया। सो देयरफॉर T इज इक्वल टू F1 N1T1 प्लस F2 N2T2 डिवाइड बाई F1 N1 प्लस F2 N2, इस तरीके से बता सकते हैं। कभी कभी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें सेम दिया रहता है, एक ही तरह की गैस दे दे, सेम डिग्री ऑफ फ्रीडम, इफ Ft इज इक्वल टू F1 देन टेम्परेचर, आप इसे फार्मूला की तरह भी ध्यान रख सकते हैं। सो N1T1 प्लस N2T2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, ये उसका मिक्सचर का टेम्परेचर होगा। इक्वल नंबर ऑफ मोल में मिला दीजिए तो T1 प्लस T2/2 एवरेज टेम्परेचर आ जाएगा। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, गैस का मिक्सचर भी निकाल करके गैस के मिक्सचर का टेम्परेचर निकाल सकते हैं।